हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वाला चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, हरीश वेंट टू अ मार्केट विद हिज पेरेंट्स. They purchased shoes and clothes for him. His mother purchased utensils, sugar diyas, and all of these. So Harish observed that the shops in the market flooded with items for sale. He wondered why the items there's so many items, such large quantities. So he asked my father. There's a boy named Harish. So on the occasion of Diwali, he went with his parents. वो अपने पेरेंट्स के साथ गया शॉपिंग करने के लिए. एंड वट ही फाउंड दैट देवर सो मैनी आइटम्स, बहुत सारे ऐसे आइटम्स थे जो सेल के लिए लगे हुए थे. तो वो सोचते हैं कि इतने सारे आइटम्स कैसे बने होते हैं, कैसे मैन्युफैक्चर होते होंगे. तो उसने अपने पापा से पूछा. उसके पापा बताते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, जैसे शुगर होगी, क्लोथ्स हो गई, ये सारी चीज़ें शुगर, जैसे शुगर फैक्ट्री से निकलती है, शुगर केन से स्टार्ट की जाती है. क्लोथ्स के लिए क्लोथ मिल होती है. तो ये सारी चीज़ लार्ज इंडस्ट्रीज़ में होती हैं. जैसे बर्तन हो गए, कुछ कांच के बर्तन या फिर कुछ स्टील के बर्तन, ये सारे जो बर्तन होते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं. लेकिन जो दियाज होते हैं लोकल आर्टिशन जो है अपने हाउस होल्ड में भी बना लेते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट मेन टॉपिक से. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोसेस रॉ मटेरियल. जब भी किसी गुड को प्रोसेस किया जाता है, किसी भी रॉ मटेरियल से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है लार्ज क्वान्टिटीज़ में, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं बेसिकली. ठीक है. सो sugar cane is manufactured. Sugar is manufactured sugar cane and steel, iron ore. So all of these are extracted from their ores. Metals are basically extracted from their ores, and sugar is extracted from sugar cane. So people employed in secondary sector. Secondary sector basically involves the manufacturing industries, and manufacturing primary material, the finished goods. The workers employed in the steel and factories, car brewers, textile industry, bakeries fall into this category. Some people employed in providing services which are located in the tertiary sector. Some people also employed in tertiary sector. So there's a line, the economic strength of a country is measured by development of manufacturing countries. मतलब जितनी भी कंट्री इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, जितनी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर कंट्री होगी, वो उससे पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट हुई है. किसी भी इंडस्ट्री की कितनी डेवलपमेंट हो रखी है किसी पर्टिकुलर कंट्री में, उससे उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है. नाउ इंपॉर्टेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये 5 मार्क्स का आता है, कई बार आ चुका है एंड इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले आपको बताना होता है इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग. एक फर्स्ट पॉइंट लिखना कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ आवर कंट्री एंड इज़ द बैकबोन ऑफ एनी कंट्रीज इकोनॉमी. सो अब आपको फिर मेन पॉइंट्स पर आना है. इट नॉट ओनली हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग मोर जॉब्स इन द प्राइमरी एंड टर्शरी सेक्टर, इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, एंड ऑल्सो डिक्रीजेज द डिपेंडेंसी ऑफ पीपल ऑन द एग्रीकल्चर. सो जब सारे लोग एग्रीकल्चर में भी इंगेज नहीं होंगे और चीज़ों में इंगेज होंगे, तो क्योंककि जैसे वो चीज़ें रहती है ना कि 6 लोग हैं वो एक ही फील्ड पे काम कर रहे हैं, उनका उनमें से 3 का तो कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि वो डिस्पैरिटीज़ हो जाती हैं जो छुप जाती हैं उनका, कि वो उनके काम का कुछ फ़ायदा नहीं है, बस वो कर रहे हैं. तो एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं होता, उनको एम्प्लॉयमेंट जो काम कर रहे हैं तो उससे उनको फ़ायदा होता है. अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नेक्स्ट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पी करने. सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कभी भी होती है तो कभी भी किसी चीज़ की, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हट रही है, पॉवर्टी हट रही है, वो उससे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई होगी किसी भी कंट्री की. सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक प्री कंडीशन है, पहले हुआ होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसके बाद इट्स प्री कंडीशन बिफोर हैपनिंग ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी इन एनी कंट्री, इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी. This was the main philosophy behind public sector industries and general sector industries. It was also aimed at bringing down regional disparities, establishing industry in tribal and backward areas. तो ये भी एम किया गया था कि रीजनल एरियाज़, ये सारी जो चीज़ें जो एक्सक्लूडेड है बेसिकली सोसाइटी से, उसमें भी इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करे रहेंगे. एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स, ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज. जब भी कोई मैन्युफैक्चर गुड को एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे हमारी कंट्री की जो भी है इनकम बढ़ेगी, ट्रेड एंड कॉमर्स ज़्यादा एक्सपैंड हो पाएगा, एंड इसी से मच फॉरेन एक्सचेंज की नीड भी आती है, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा इससे इनकम प्रोवाइड हो रही तो आप फिर फॉरेन एक्सचेंज भी करोगे. Now, countries that transform their raw material into a wide variety of finished goods at higher value are prosperous. जो भी कंट्रीज़ होती हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करती हैं वो प्रोस्पेरस होती है. फॉर एग्जांपल इंडिया है, वो क्वाइट प्रोस्पेरस है, क्योंकि वो काफ़ी टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करती हैं. एंड इंडिया की प्रोस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड नंबर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़. ठीक है.
and its prosperity will even far increase when we set up more industries, and as the diversity of industries increase, its prosperity also increases. Now agriculture industry are not exclusive each other. मतलब जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो अलग अलग नहीं है, दे बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मतलब प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर, दिस बोथ आर not not exclusive of each other, move hand in hand. For instance एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो होती है इंडिया में, वो गिव अ मेजर बूस्ट एग्रीकल्चर रेजिंग प्रोडक्टिविटी. वो रॉ मटेरियल्स और सेल उनके प्रोडक्ट बेचने के लिए भी डिपेंड करती हैं अलग चीज़ों पे, इरीगेशन पम्प्स, फर्टिलाइजर, सारी चीज़ें जो हैं ये सारी कहाँ बनी होती है, इनकी डेवलपमेंट को और जो भी सारा सामान होता है ये सेकेंडरी सेक्टर में बना होता है. नो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नॉट ओनली असिस्टेड एग्रीकल्चर इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, but they have also made the production process very efficient. Now ये प्राइमरी सेक्टर जो सेकेंडरी सेक्टर है वो भी टर्शरी प्राइमरी सेक्टर में हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर कर रहा है कोई भी फार्मर, क्रॉप्स ग्रो कर रहा है, तो इरीगेशन फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी होंगी, सारी किस चीज़ से होंगी, सेकेंडरी सेक्टर के अंडर आएंगे. जो सारी जो इरीगेशन फैसिलिटीज़ को अच्छा करना, डैम्स बिल्ड करना, ये सारी चीज़ें इरीगेशन फैसिलिटी के अंडर आएंगी एंड ये हेल्प करेंगी ज़्यादा क्रॉप ग्रो करने में, जो प्राइमरी सेक्टर में हेल्प होएगा. इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट, कॉम्पिटिटिव. Self-sufficiency alone is not enough. Our manufactured good must be at parent quality with those in international market. So हमारे जो मैन्युफैक्चर गुड हैं वो मतलब एज अ कॉम्पिटिटिव होने चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में जो गुड प्रोड्यूस हो रहे हैं. सो आर मैन्युफैक्चर गुड भी शुड बी एज पार एज द गुड मैन्युफैक्चर इन द इंटरनेशनल मार्केट्स. ठीक है, ओनली देन वी विल बी एबल टू compete with the international markets. Now classification of industry, the industries can be classified in various types. On basis of raw materials can be classified as agro-based and mineral-based. Agro-based industries including cotton, jute, and all of these that are agriculture that are extracted by the agriculture. Okay, all of these things like we'll study in detail about it. Mineral-based industries like all of those things that are extracted from mineral and metals. Now according to the main rule, there can be two types of industries further according to the main rule: consumer industries and basic industries. Basic industries, those industries basically supply materials to the secondary to the other industries for making something. These are also secondary industries, but they cannot be clearly classified as secondary industries. They are basic key secondary industries because they are just supplying the raw material to other secondary industries so that they can directly sell it into the market. For example, iron, steel industries. Now consumer industry, those industries will directly take the material, take the primary material, directly make it to be available for the consumers, for the people. For example, sugar, toothpaste, coffee, all of these companies are actually making the whole product and then selling in the market and opting cost of it on the basis of capital investment. So there can be two types of country on basis of capital investment. The countries which invest up to 1 crore are small scale industries, and the countries which and the industries which एक सेकेंड हाँ. So the countries which invest more than 1 crore are basically large scale industries. On the basis of ownership, 4 types of countries industries can be divided: public sector, private sector, cooperatives, and joint sector industries. Public sector are those that are owned and controlled by government, for example BHEL, SAIL. And private sector are those industries that are controlled by a group of individual, particular individual, for example TISCO, Bajaj. Alright, joint sector industries are those industries which are operated by both private individuals or group of individuals and the government. For example, Oil India Limited. So basically you have to remember all those things that are given in NCERT, and for SST NCERT is more than enough, right? Cooperative sector industries are owned and operated by producers of raw material. तो cooperative sector industries होती हैं वो किसी चीज़ के बेसिकली प्रोड्यूसर ओन करते हैं. फॉर एग्जांपल मिल्क के प्रोड्यूसर हैं तो वो सारे प्रोड्यूसर एक अपने कोऑपरेटिव सेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पूरी दिल्ली के सारे मिल्क प्रोड्यूसर उन्होंने अपने कोऑपरेटिव सेट करी और उसी में वो अपने सारे मिल्क बेचते हैं. अब अलग अलग उन्होंने अपने शॉप्स लगा दी कि यहीं पे इसी कोऑपरेटिव के कोऑपरेटिव सेक्टर इस इंडस्ट्री में जो मिल्क प्रोड्यूसर है उसी के बिकेंगे दूध. ठीक है, तो इस तरीके से कोऑपरेटिव जो भी किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में लोग इंडल्ज होते हैं वो उस तरीके से कोऑपरेटिव सेट करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स आर शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र में एंड कॉयर इंडस्ट्री है केरला में. ठीक है, शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र में, कॉयर इंडस्ट्री केरला में. ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट भी क्लासीफाई सकते हैं. टू टाइप इंडस्ट्री: हैवी इंडस्ट्री सच एज आयरन, स्टील. लाइट इंडस्ट्री दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक ले सकते हैं इसका. ठीक है, एंड नाउ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. कॉटन, जूट, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर, ऑल ऑफ दीज दैट आर एक्सट्रैक्टेड बाय एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. फर्दर दे आर क्लासिफाइड इनटू मोर टाइप्स. टेक्सटाइल इंडस्ट्री
textile industry occupies an unique position in India, right? So textile industry has a lot of employment generation, provides a lot of employment, industrial production. इट्स ओनली ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ओनली सेल्फ ऐसी ओनली इंडस्ट्री है पूरी इंडिया में, दैट इज़ ओनली कंट्री इन द इंडिया दैट इज़ सेल्फ रिलायंट। मीन्स इसको सारे जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं इसके सारे खुद बनाते हैं, कोई भी कहीं से हेल्प नहीं मिलती है इसको किसी और इंडस्ट्री से कुछ सामान ले रहा है सेकेंडरी इंडस्ट्री से। नाउ कॉटन टेक्सटाइल आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। एंशियंट टाइम में जो कॉटन टेक्सटाइल थी वो प्रोड्यूस होती थी बाय हैंड ब्लूमिंग, हैंड स्पिनिंग, हैंड लूमिंग, वीविंग टेक्निक्स। बट आफ्टर 18th सेंचुरी पावर लूम्स आए पावर में, और पावर लूम्स यूज़ में आए। एंड कॉलोनियल टाइम पे जो मिल मेड क्लॉथ था उससे compete नहीं कर पा रहा था जो हैंडमेड कॉटन क्लॉथ था। और फर्स्ट सक्सेसफुल, ये आपको याद रखना है, फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल मुंबई में सेट करी गई थी 1854 में। एंड जब नेक्स्ट पॉइंट है कि जब यूरोप में वर्ल्ड वॉर चल रही थी, 2 वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो इंडिया भी ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो यूके में क्या हुआ था, यूके में बहुत ज़्यादा कपड़े की डिमांड चल रही थी यूनाइटेड किंगडम में, विच इज़ पार्ट ऑफ ब्रिटेन। सो इसलिए जो था इंडिया से सप्लाई करवाया जा रहा था बहुत सारे कॉटन क्लॉथ्स का, इसलिए डेवलपमेंट हुई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, ठीक है। इन द अर्लियर्स कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज कंसनट्रेटेड इन गुजरात। जो शुरू के टाइम था उधर जब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री महाराष्ट्र गुजरात में ही कंसनट्रेटेड थी, बट रॉ मटेरियल आया, मार्केट सपोर्ट, ऑल ऑफ दीज फैसिलिटीज़ जब आई तो इसकी लोकलाइजेशन हुई और जगह भी इंडस्ट्री सेट होने लगी। दिस इंडस्ट्री इज क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर, प्रोवाइड्स लिविंग विद फार्मर्स। सो ये जो इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एग्रीकल्चर से क्लोजली रिलेटेड है। एंड जो फार्मर्स जो डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, ऑल ऑफ दीज करते हैं, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इंडस्ट्री पर क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट मैनी अदर इंडस्ट्रीज़। ये इंडस्ट्री जैसे क्लॉथ प्रोड्यूस करती है तो उससे फिर लोग डिमांड बढ़ती है कपड़ों की, तो इसलिए और अदर इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट करती है, लाइक केमिकल, डाइज, पैकेजिंग मटीरियल, इंजीनियरिंग वर्क की सारी इंडस्ट्रीज़ भी जो भी काम करती हैं इनको भी सपोर्ट मिलता है। किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने कपड़ा प्रोड्यूस किया तो अब उस कपड़े को, वाइट कलर का कपड़ा है तो उसको डाई करना पड़ेगा, तो अगली इंडस्ट्री जो डाई करती है उसकी भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगी। स्पिनिंग कंटिन्यूज टू बी सेंट्रलाइज महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। वीविंग डिसेंट्रलाइज मतलब फैली हुई है अलग अलग जगहों पे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस बनाई जाती हैं, डिज़ाइंस ऑफ वीविंग, कॉटन, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी। इंडियाज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग, बट इंडिया की सबसे बेस्ट प्रोडक्शन होती है स्पिनिंग में, बट इतना ज़्यादा जो फैब्रिक अच्छी क्वालिटी का होता है इस वजह से इतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं हो पाता, ठीक है। एंड वीविंग डन बाय हैंडलूम, पावरलूम मिल्स। हैंडस्पन खादी जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है वीवर्स को, क्योंकि वो हैंड से बनाना होता है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है इससे। अब आता है नेक्स्ट जूट टेक्सटाइल्स। जूट इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, रॉ जूट का, जूट गुड्स का। एंड सेकेंड प्लेस पे आता है एक्सपोर्टर, इंडिया इज एट सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द जूट इन द वर्ल्ड आफ्टर बांग्लादेश। याद रखना है फर्स्ट एक्सपोर्टर, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है बांग्लादेश है, प्रोड्यूसर इंडिया है बट एक्सपोर्टर सेकेंड जो है वो बांग्लादेश है। मोस्ट ऑफ द मिल्स है लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। इंडिया के ज़्यादातर मिल्स वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द हगली रिवर इन अ नैरो बेल्ट। फर्स्ट जूट मिल सेट करा गया था कोलकाता में इन 1855 एट रिश्रा। आफ्टर पार्टीशन जो 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था वो सारा बांग्लादेश में चला गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है पॉइंट्स। फैक्टर्स फॉर लोकेशन ऑफ इन द हगली रिवर, क्यों लोकेट किया गया हगली रिवर के पास, क्योंकि इनएक्सपेंसिव वाटर सप्लाई, बहुत सारा हगली रिवर बेसिन जो है उससे बहुत सारा वाटर सप्लाई होता है जो इनएक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। रोडवेज, गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विद बाय रोडवेज, रेलवेज, waterways, all of these facilitate movement of the goods। abundant वाटर सप्लाई है, चीप लेबर मिल जाती है वेस्ट बंगाल और बिहार से। और आपको याद रखने कहाँ पे प्रोड्यूस होती है जूट बेसिकली, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कोलकाता, ठीक है। 4 से 5 आपको प्लेसेस याद रखने होते हैं। शुगर इंडस्ट्रीज आती है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर, बट खांडसरी गुड़ का फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, ठीक है। जो मटेरियल यूज़ होता है शुगर बनाने में बल्कि होता है, इसलिए इंडस्ट्रीज वहीं पे सेटअप करी जाती है जहाँ पे शुगर केन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, नियर केन मिल्स, ठीक है। मिल्स कहाँ मेनली लोकेटेड है, यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, शुगर इंडस्ट्री के। एंड 60% ऑफ द मिल्स वो बिहार एंड यूपी में लोकेटेड है आइडियली। एंड ये इंडस्ट्री सीजनल होती है, सो इट्स सुटेबल टू कोऑपरेटिव सेक्टर। रिसेंट ईयर देयर टेंडेंसी फॉर मिल्स टू शिफ्ट एंड कंसिडर सदर्न, अभी एक फर्दर शिफ्ट आया है कि सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स में जो इंडस्ट्रीज हैं शिफ्ट हो गई हैं, स्पेशली महाराष्ट्र।
यहाँ पे जो शुगर केन प्रोड्यूस होता है उसमें हाई शुगर सक्रस कंटेंट होता है, कूल क्लाइमेट होता है, इसकी वजह से लॉन्ग क्रशिंग सीजन मिलता है. दो पॉइंट्स हैं कि वाई देयर इज फर्दर शिफ्ट इन महाराष्ट्र, बिकॉज यहाँ पे जो केन है उसमें हाई सक्रस कंटेंट पाया गया है एंड कूलर क्लाइमेट होता है, जिसकी वजह से एक लॉन्गर सीजन मिल जाता है फॉर द क्रशिंग ऑफ केन. ठीक है. Moreover, the cooperatives are more successful in these states. Mineral based industries आती है, industries that use minerals and metals for making something for processing into final products are mineral based industries. अब इसमें आती है iron and steel industry. ये basic industry किसी और industry के लिए most basic industry for any other industries, as steel provides employment. Steel basically is used in the manufacture of variety of things, for example scientific equipments, telephonic equipments, engineering goods, construction material, of these steel is used. Production consumption of steel is often regarded as index of a country's development. मतलब कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कंजम्पशन हो रही है स्टील, इससे हमें पता चलता है कितनी कंट्री की डेवलपमेंट है. प्रोडक्शन कंजम्पशन ऑफ स्टील, बिकॉज स्टील एक बेसिक थिंग है किसी भी कंट्री के लिए, तो कितनी प्रोडक्शन कंजम्पशन है स्टील की, इट्स ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ अ कंट्री डेवलपमेंट. द मोर इज द कंजम्पशन प्रोडक्शन ऑफ स्टील, द मोर इज द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. सो दैट इज वाई इट सेड दैट प्रोडक्शन कंजम्पशन ऑफ कंट्रीज डिफाइंस द इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट. ठीक है. आयरन स्टील हैवी होते हैं बिकॉज ऑल ऑफ द रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन देम आर ऑल्सो हैवी एंड बल्की. ठीक है. जिसकी वजह से हैवी ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगती हैं. आयरन और कुकिंग कोल लाइमस्टोन 4:2:1 में होते हैं अवेलेबल. ठीक है. जो इसमें यूज़ होता है. मैंगनीज भी यूज़ होता है टू हार्डन द स्टील बेसिकली. एंड बेसिकली सबसे ज़्यादा जो आयरन स्टील है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाई जाती है. नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे. छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज़ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्रीज लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेजेस दिस रीजन फॉर हैज़ द डेवलपमेंट. ठीक है. क्योंकि एडवांटेजेस है, क्योंकि हमें क्या मिलता है, चीप लेबर मिल जाती है एंड लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर एंड हाई ग्रेड मटेरियल जो है ना वो चीप रेट पे मिल जाता है. चीप लेबर वास्ट एंड रॉ मटेरियल्स, हमें हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, लो कॉस्ट का आयरन ओर मिल जाता है. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा. अभी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा. हमने बेसिकली दो टाइप की वो देखी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. एग्रो बेस्ड में हमने कॉटन पढ़ा और जूट पढ़ा. ठीक है. कॉटन में हमने पढ़ा कि कॉटन मेनली कहाँ बनती है, कैसे बनती है, एक बार देख लेते हैं. कहाँ गया कॉटन. हाँ, तो हमने कॉटन पढ़ा कि एंशियंट टाइम में जो थी वीवर जो थे हैंड से कॉटन को नाइट करते थे, कॉटन की प्रोडक्ट्स बनाते थे. बट जब कॉलोनियल टाइम आया तो मिल मेड क्लॉथ से जो इंडियन खादी क्लॉथ था वो कम्पीट नहीं कर पा रहा था. एंड आपको बस इतना याद रखना है कि टेक्सटाइल मिल कहाँ सेटअप हुई थी. फर्स्ट मुंबई में सेटअप हुई थी 1854 में. एंड वॉर थी, इस वजह से जो एक बूस्ट मिल गया था डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन मिल इंडस्ट्री को. ठीक है. फिर हमने जूट वाला पढ़ा कि जूट कैसे मैन्युफैक्चर होती है, कहाँ मैन्युफैक्चर होती है. ठीक है. कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का एंड एक्सपोर्टर सेकंड लार्जेस्ट है. और हगली रिवर के पास इसका इंडस्ट्री सेटअप करी जाती हैं क्योंकि रेलवेज़, रोडवेज़, वाटरवेज़ का एक अच्छा क्या कहते हैं, एक अच्छा मीडियम मिल जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को. ठीक है. एंड बस हमने कहाँ स्टेज पढ़े कहाँ कहाँ पे मेनली जूट प्रोड्यूस होता है. फिर हमने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पे, फिर हम शुगर पढ़ा कि शुगर कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होता है इंडिया में. एंड इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का. एंड खानसर गुड़ का फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. एंड फर्दर शिफ्ट आया है पहले, एक सेकेंड क्या होगा, हाँ. सो फर्दर शिफ्ट आया है शुगर इंडस्ट्रीज़ में. एंड जो 60% है वो यूपी एंड बिहार बेसिकली उन्हीं में सेटअप है सारी इंडस्ट्रीज़. एंड फिर हमने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पढ़ी. आयरन स्टील इंडस्ट्री आती है जिसमें फिर हमने एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग अभी हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल एक्टिविटी आफ्टर आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़. ठीक है. एल्यूमिनियम इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि वो रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है, पुअर गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, लाइट इन वेट होता है, डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है. ठीक है. मेलिएबल मतलब इट कैन बी बीटन टू थिन शीट एंड डक्टाइल मतलब वो पतली पतली वायर में ड्रॉ किया जा सकता है. इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. ठीक है. और एल्यूमिनियम किस किस चीज़ को बनाने में यूज़ आता है, यूटेंसिल्स को, एयरक्राफ्ट को, वायर्स को. ठीक है. एंड इट हैज़ गेन पॉपुलैरिटी एज सब्सटीट्यूट ऑफ कॉपर, जिंक. मतलब सब्सटीट्यूट मतलब किसी चीज़ को रिप्लेस कर देना, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो जिंक, स्टील, कॉपर, जिंक, लेड एंड को रिप्लेस कर सकता है. ठीक है. एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स हमारी कंट्री में सेटअप है मेनली उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, केरला, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु. बॉक्साइल रॉ मटेरियल बहुत हार्ड होता है, डार्क रेडिश कलर का होता है.
एंड वही स्मेल्टिंग के लिए मेनली यूज़ करा जाता है एज द रॉ मटेरियल स्मेल्टिंग प्रोसेस. एंड इसके लिए क्या ज़रूरी होता है, एक तो रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऐसे कोई सोर्स होना चाहिए जहाँ से हमारा रॉ मटेरियल आता रहे, एक एश्योर्ड सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल. ठीक है. अब केमिकल इंडस्ट्रीज आती हैं, फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग केमिकल इंडस्ट्रीज. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सेक्टर बहुत कंप्राइज करती है केमिकल इंडस्ट्रीज. ठीक है. अब इनऑर्गेनिक सेक्टर में नंबर ऑफ चीज़ें आ जाती है, जैसे निट्रिक एसिड, सल्फरिक एसिड, सोडा ऐश, कॉस्टिक सोडा, एंड दीज आर स्प्रेड ऑल अलोंग द वर्ल्ड. ठीक है. अब ऑर्गेनिक केमिकल्स भी आते हैं ऑर्गेनिक सेक्टर में. ऑर्गेनिक केमिकल्स आते हैं विच इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स, एंड ये यूज़ होता है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक केमिकल्स, सिंथेटिक क्लॉथ्स, सिंथेटिक एंड fibers and plastics, dyes and drugs and pharmaceuticals. एंड ऑर्गेनिक केमिकल भी वाइड स्प्रेड है पूरी कंट्री में. एंड इनके जो इंडस्ट्री है बेसिकली ऑयल रिफाइनरीज के नियर होती हैं और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के नियर इसकी इंडस्ट्रीज लोकेटेड होती हैं. ठीक है. वहीं से जो हम ऑयल वही केमिकल वगैरह एक्सट्रैक्ट करते लाते रहेंगे एंड वहीं पे बनाते रहेंगे. ठीक है. तो इसलिए जो भी इसकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कहाँ गया, केमिकल ऑर्गेनिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो सारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ या पेट्रोकेमिकल प्लांट्स या फिर ऑयल रिफाइनरीज के पास ही सेट करी जाती हैं. केमिकल इंडस्ट्री खुद एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इट्स ओन गुड्स. सो जो भी बेसिक केमिकल्स होते हैं जो भी प्रोड्यूस करती है ये केमिकल इंडस्ट्रीज, वो सारे यूज़ करती रहती है. इट्स यूजेस इटसेल्फ फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ अदर केमिकल्स फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और एग्रीकल्चर एप्लीकेशन. ठीक है. अब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आती है. फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो होती है वो सेंटर होती है जहाँ पे प्रोडक्शन होती है ऑफ नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेट फर्टिलाइजर, अमोनिया फॉस्फेट्स. ठीक है. एंड जिसमें क्या क्या कंबाइन होता है, नाइट्रोजन कंबाइन होती है, फॉस्फेट कंबाइन होता है एंड पोटैश कंबाइन होता है. पोटैश बेसिकली क्या होता है, इंडिया के पास खुद का कोई रिजर्व नहीं है पोटैश का, इसलिए सारी पोटैश इंडिया बाहर से इंपोर्ट करवाता है. ठीक है. सो आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन इंडस्ट्री एक्सपैंडेड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्री अलग अलग पार्ट्स में फैल गई. गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, हरियाणा एंड केरला कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन. सो आपको याद रखना है यूपी, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब एंड केरला, ये 5 याद रख लेना. दीज कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अप टू हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन ऑफ द टोटल कंट्री. और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स भी हैं इसके डेवलपमेंट में. फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली. ठीक है. सीमेंट इंडस्ट्री आती है. सीमेंट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी. लाइक इंडस्ट्री सीमेंट बहुत ज़्यादा बेसिक मटेरियल से बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस एंड फैक्ट्रीज, इन सब की इस्टेब्लिशमेंट होती है फॉर कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी. जो इंडस्ट्री होती है इसमें बल्कि सामान लगता है. फॉर एग्जांपल मिका, लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम. कोल, इलेक्ट्रिक पावर भी चाहिए होता है रेल ट्रांसपोर्टेशन के लिए. एंड इंडस्ट्री स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात में सीमेंट इंडस्ट्री के बहुत सारे प्लांट्स हैं. एंड द फर्स्ट सीमेंट प्लांट था वो 1904 में चेन्नई में सेटअप किया गया था. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बेसिकली प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो व्हीकल प्रोवाइड करती है फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट पैसेंजर गुड सर्विस वन प्लेस टू अनदर. इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, बसेस, कार्स, scooters, motorcycles, all of these that are required for the transportation of one thing to another. After liberalization, these industries have experienced a healthy growth एंड बहुत सारी चीज़ों की ग्रोथ हुई है. स्पेशली ऑफ 2 व्हीलर, 3 व्हीलर इनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है. इनकी बेसिकली कहाँ का लोकेटेड है, जमशेदपुर, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, इंदौर, पुणे, चेन्नई, मुंबई, ऑल ऑफ दीज आर द हेडक्वार्टर्स. वहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जहाँ पे ज़्यादातर प्रोड्यूस होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रिलेटेड मटीरियल, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर. ठीक है. अब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री. सो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है वो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कवर करती है. ट्रांजिस्टर, टेलीविजन. इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर. टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीकॉम, ऑल ऑफ दीज थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर दी कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन पर्पसेज, राइट, required by telecommunication industry. बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया है. बेंगलुरु इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया. अनदर इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं और सेंटर्स हैं जहाँ पे इन गुड्स को प्रोड्यूस करने के. मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर,
ठीक है. द मेजर इंडस्ट्रीज कंसंट्रेशन इज बेंगलुरु. मेजर इंडस्ट्रीज यहाँ पे बेंगलुरु में सेटअप है. नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे. अ मेजर इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री हैज बीन ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. ये इंडस्ट्री ज़्यादा सेट होती है, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत सारे जनरेट होते हैं, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करेंगी ये इंडस्ट्री, क्योंकि ज़्यादा कंट्रीज, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज है सेटअप होंगी. ठीक है. The continuing growth in the hardware software main reason है for the development of these countries. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जितना ग्रो होएगा उतनी कंट्रीज की भी डेवलपमेंट होएगी. ठीक है. अब आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन डिग्रेडेशन. इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट तो करती ही है, लेकिन साथ ही साथ इंडस्ट्री जो भी वेस्ट वाले का निकलता है, इट लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन. सो वी आर गोना डिस्कस अबाउट 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन आता है, इट्स कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में emit होती हैं ड्यू टू द इंडस्ट्रीज. सो द emission of harmful gases such as sulfur dioxide, carbon monoxide by the industries actually cause air pollutions. And when these gases are inhaled by humans, it becomes hazardous for their health and also for other living creatures. Smoke is emitted by chemicals and paper factories. Smoke जो निकलता है by the burning of fossil fuels, coals and all of these things are the main result for this. Toxic gas leaks भी बहुत ज़्यादा hazardous हो सकती हैं. ठीक है. आपको ऐसे बना के लिख देना है. 4 to 5 लाइन्स का ये क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं आएगा. वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट. तो जब भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो हैं वो वाटर में एंटर करते हैं, तो बेसिकली पोल्यूट द वाटर. इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस हो सकते हैं वो. मेन कल्प्रेट इसमें क्या है, बेसिकली पेपर, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज, दीज ऑल ऑफ थिंग्स दैट they enter into water bodies and cause pollution. And when these are used by human beings, it's basically unsuitable for consumption. It cause many health issues. ठीक है. Now thermal population of pollution of water occurs when hot water जो factories वगैरह से आता है वो सारा पानी में जो ड्रेन कर दिया जाता है, एंड इट लीड्स टू harm on the aquatic life as well as on humans when they're drinking that water, right? So thermal pollution of water occurs when hot water from factories, thermal plants is drained into rivers and ponds before cooling it, without cooling it, right? Waste from nuclear plants, nuclear production facilities cause cancer. जो भी सारा nuclear plants हो, nuclear weapon production, ये सारा जो waste है सारा drain कर दिया जाता है पानी में. And these can cause cancer, birth defects, miscarriages. Soil and water pollution भी closely related होते हैं. अब डंपिंग ऑफ वेस्ट, स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, पैकेजिंग, सॉल्ट, गार्बेज रेंडर्स द सॉइल यूजलेस हो जाती है इससे. रेन वाटर पर्कुलेट द सॉइल कैरिंग पॉल्यूटेंट्स टू द ग्राउंड एंड द ग्राउंड वाटर ऑल्सो गेट्स कंटामिनेटेड. अब जो रेन वाटर होता है ना वो सारे पानी से लेके एंड जो साइकिल चलती रहती है प्रेसिपिटेशन की, सारा ग्राउंड में चला जाता है, ग्राउंड वाटर भी पोल्यूट हो जाता है. ठीक है. अब नॉइज पोल्यूशन, इससे सिर्फ इरिटेशन या एंगर ही नहीं होता, इससे हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड अदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. अनवांटेड साउंड एक इरिटेशन सोर्स होता है, स्ट्रेस भी हो जाता है इससे. इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर्स and all of things are makes a lot of noise and it can lead to irritation if it not stopped. And it can cause a lot of harm and also hearing impairment and other psychological problems, increased birth rate, increased heart rate and blood rate, right? Now control environmental degradation. Every liter of waste जो होता है जो पानी में डाला जाता है वो 8 टाइम पोल्यूट्स 8 टाइम द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर. जितना भी फ्रेश वाटर है सिर्फ नदी के पानी को ही नहीं पोल्यूट करेगा, वो 8 टाइम्स उसके पानी को पोल्यूट करेगा. कैसे? क्योंकि जो प्रेसिपिटेशन की साइकिल चलती रहती है वो ग्राउंड में जाएगा, वाटर ग्राउंड का सारा पानी फिर से ख़राब होगा, फिर बारिश होएगी वो और नदियों में पानी जाएगा, क्रॉप्स में जाएगा. ठीक है. सारी चीज़ों को जो है वो पोल्यूट कर देता है. सो हाउ कैन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये इसको कैसे पोल्यूशन को रिड्यूस करा जा सकता है, कुछ सजेशन हमें दी गई हैं. हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं वाटर का मिनिमाइजिंग यूज़ वाटर फॉर प्रोसेसिंग by reusing recycling 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस. हम पानी को बार बार रिसाइकिल कर सकते हैं जिससे उसका यूज़ मिनिमम हो जाएगा. मिनिमम वी कैन यूज़ वाटर मिनिमली बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग द वाटर अगेन एंड अगेन in the process of processing when you are processing any raw material.
हार्वेस्टिंग कर सकते हैं रेन वाटर की टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स। और हॉट वाटर इन्फ्लुएंट जो भी आते हैं इनको रिवर में रिलीज़ करने से पहले इनको 3 फेसेस में इनका ट्रीटमेंट करा जा सकता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट जिससे स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोकेशन, सेडिमेंटेशन, इन सब चीज़ों की सेडिमेंटेशन होगी, ग्राइंडिंग होगी, इनकी बेसिकली क्लीनिंग होगी मैकेनिकल मीन्स से, ठीक है। सेकेंडरी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो भी सारा एक्सट्रैक्ट हो सकता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा हाथ से, ठीक है। लाइक हाथ से नहीं, लाइक मशीन सेटअप करी जाती है इतने बड़े बड़े पानी के जार्स में, ठीक है। टर्शरी ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस से, ठीक है। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर होता है बेसिकली इससे, जो पानी थोड़ा बहुत क्लीन हो गया है उसको फिर से यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। किसी गंदे काम के लिए यूज़ कर लिए तो ज़्यादा साफ काम नहीं है, इससे वाटर जो है रिसाइकल हो जाता है। ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय इंडस्ट्री, ये थ्रेट हो जाता है ग्राउंड वाटर को, एंड इसको रेगुलेट करना ज़रूरी है। पर्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस बाय फिटिंग स्मोक स्टॉक्स टू फैक्ट्रीज। अब जो फैक्ट्रीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशंस, अब फैक्ट्रीज़ में हम रिड्यूस करने के लिए स्मोक स्टैक्स लगा सकते हैं फैक्ट्रीज़ के ऊपर। टॉप पे कुछ स्मोक स्टैक्स लगाए जाते हैं ताकि जो भी सारा इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है उसमें इकट्ठा हो जाए। स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। स्मोक को हम कोल की जगह, कोल में ज़्यादा जो है स्मोक प्रोड्यूस होता है तो एयर पोल्यूशन होता है, उसकी जगह हम ऑयल या गैस यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो मतलब ख़त्म नहीं होता है, रीयूज़ होता रहता है, कोई हमारी इन्वायरमेंट को डिग्रेड भी नहीं करता। सो इसलिए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं, जो हमने मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज में पढ़ा था। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिज़ाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी, रिड्यूस नॉइस। ऐसी मशीन डिज़ाइन कर सकते हैं जो इसमें नॉइस ना हो, नॉइस कैंसिलेशन चीज़ें लगाई जाएँ। नॉइस रिड्यूसिंग मटेरियल भी लगा सकते हैं उनमें, ईयर प्लग्स, ईयरफोन्स में ऐसे लगाए जाते हैं, वो यूज़ करे जा सकते हैं। चैलेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनवायरमेंटल कंसर्न्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का चैलेंज है एक जो डायरेक्टली रिलेटेड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से एंड एनवायरमेंटल कंसर्न से। अब किसी भी चीज़ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, सस्टेनेबल डेवलप्ड होनी चाहिए वो कंट्री, एंड एनवायरमेंटल कंसर्न जो भी सारे हैं उसके वो डिसइंटीग्रेट होने चाहिए, ठीक है। एनटीपीसी शोज़ द वे। एनटीपीसी एक मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन है इंडिया में, आईएसओ सर्टिफाइड है वो ईएमएस एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरमेंट रिसोर्सेज लाइक वाटर, ऑयल, गैस, फ्यूल्स इन प्लेसेस वेयर सेटिंग अप पावर प्लांट्स। दिस हैज़ बीन पॉसिबल थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इक्विपमेंट, अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स, मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन। वेस्ट जितना भी जनरेट हो रहा है उसको कम कर दो बाय ऐश यूटिलाइजेशन, जितना भी हो सके उसको यूटिलाइज करते रहो। रिसाइकल, रिड्यूस, ये सारा कंसेप्ट ईजी